हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू हेल्दी किंगडम ऑफिशियल पे। मैं हूं आपका अपना हेल्थ केयर कंसल्टेंट वीरेंद्र कुमार और आज हम जानेंगे शुगर के बारे में। तो डायबिटीज या शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। जब मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाती है तब ये बीमारी आती है, या कई बार ऐसा कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये करेक्टराइज्ड होता है हाई ब्लड शुगर से। मतलब जब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो हम देखेंगे कि ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होता है। फास्टिंग कंडीशन में है तो 80 से 100 के बीच में आता है, और अगर प्री डायबिटिक है पेशेंट तो उसका जो ब्लड शुगर होगा वो 100 से 125 तक होगा, और अगर डायबिटिक है तो वो 125 से प्लस कितना भी जा सकता है, 200, 300, 400। और अगर रैंडम में चेक करेंगे तो ये 200 से ऊपर रहेगा। तो अगर देखा कि इस टाइम पे जो हमने 3 कैटेगरी, नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक में, तो ये सब फास्टिंग के लिए है। कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए या ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए, तभी ये जो वैल्यूज हमने बताई हैं वही तभी फॉलो होती हैं। दूसरा ये है कि अगर डायबिटीज है तो कितने टाइप की डायबिटीज होती है। तो बेसिकली डायबिटीज तो कई टाइप की होती है, लेकिन 2-3 टाइप की हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइप 1, टाइप 2 और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज ये बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम पेशेंट्स में होती है, या ऐसे मान सकते हैं ये जुवेनाइल होती है। इसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो बॉडी में इंसुलिन उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो ये 6 से 7% पॉपुलेशन में पाई जाती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है ये 90% लोगों में होती है, और इसमें सबसे ज्यादा देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होता है। और तीसरा हम देखेंगे कि ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज क्या है। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का मतलब ये है कि अगर कोई महिला अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो ये देखा जाएगा कि क्या उसका ब्लड शुगर बढ़ रहा है क्या। अगर उसका ब्लड शुगर बढ़ गया है तो ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज माना जाता है। और कई बार ये प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये बात है कि करीब 4% वुमेन में ऐसा रहता है कि रिस्क रहता है आने वाले टाइम पे उनको डायबिटीज टाइप 1 या टाइप 2 डेवलप हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना होता है। अभी हमने कई बार बात किया कि इंसुलिन कम हो जा रहा है या इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर बन नहीं रहा है, पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि क्या कहते हैं ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो इंसुलिन का क्या उसमें रोल है। तो अगर देखेंगे इंसुलिन का क्या रोल है, तो अगर आप ऐसे समझें कि जो ब्लड होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो उसका जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में जाता है, और अगर ब्लड से वो सेल्स में नहीं गया तो वो ब्लड में ही रहता है लंबे समय तक, और उसे ही बोलते हैं डायबिटिक कंडीशन, अगर वो लिमिट से ऊपर जाता है तो ये इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन का यही काम है कि जितना भी ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में है, ब्लड में है, उसको लेके और सेल्स में डाल देगा, और जब सेल्स में जाएगा तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए इंसुलिन की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इंसुलिन की जो ग्लूकोज है उसको सेल्स में डाल देता है और वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। तो हमने देखा कि डायबिटीज कितने टाइप का होता है। अब हम ये देखेंगे कि डायबिटीज क्यों हो रहा है, तो उसके कॉजेस क्या हैं। तो बेसिकली जो अभी देखा गया है वो ऐसा देखा गया है कि कई बार ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है कि अगर पेशेंट ओबेस है, मतलब मोटा है, तो मोटापे में भी अगर देखेंगे तो उसमें क्राइटेरिया है कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है, मतलब बीएमआई कितना है। तो अगर देखा जाए कि कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी मोटा है या सही नॉर्मल रेंज पे है, तो उसके लिए हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, हाइट और वेट का रेशियो लेते हैं, और उसका एक सिंपल कैलकुलेशन होता है, उससे बीएमआई निकल जाता है। तो अगर देखेंगे कि अंडर वेट वाले कितना बीएमआई होता है, तो लगभग 17.5 तक अंडर वेट होता है। और अगर देखा जाए कि नॉर्मल के लिए तो ये 18.5 से लेके 25 से थोड़ा पहले तक 24.9 तक ये नॉर्मल रेंज तक माना जाता है कि ये नॉर्मल बीएमआई है, इस पे कोई भी ओबेसिटी नहीं है। और अगर बीएमआई इससे ज्यादा बढ़ने लगता है, मतलब कि 25 से ज्यादा होने लगता है, 40 हो गया, 30 हो गया, तो इसमें ओवरवेट होता है या ओबेसिटी मानी जाती है। तो एक ये कारण है जो सबसे बड़ा अभी निकल के आ रहा है कि इतना ज्यादा डायबिटीज क्यों फैल रहा है। उसका वजह यही माना जा रहा है कि जो अभी फैट की वजह से कि
जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं कई बार उनको भी खतरा है डायबिटीज होने का। और दूसरा ये है कि लैक ऑफ एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी इतना कम हो गया है कि लोग लोग काम नहीं कर रहे। इससे क्या हो रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, और ये एक तरीके की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसकी भी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और बहुत कम पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, मतलब कि पिताजी को है या माताजी को है या फैमिली में किसी लोग को है, तो ये फैमिली की वजह से जो हम जीन्स को इनहेरिटेंट करते हैं उसकी भी वजह से डायबिटीज हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों से ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको खाने से डायबिटीज होती है या डायबिटीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो उसमें से कौन सी दवाइयां ऐसे जिसके खाने से डायबिटीज हो सकता है या रिस्क है डायबिटीज होने का, तो उसमें सबसे पहले एक नाम लूंगा मैं विटामिन B3 का। तो ये नियासिन विटामिन B3 है, इससे भी कई बार डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर बीपी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, तो उसको हाइपरटेंशन की दवाइयां दी जा रही हैं, साथ में उसको डायूरेटिक्स भी दिया जा रहा है। मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड दे दिया गया है, तो इसकी भी वजह से इंसुलिन का डिस्टरबेंस हो सकता है, या ऐसा मान सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस हो जाएगा, और इससे भी डायबिटीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक दो दवाइयाँ और हैं, जैसे डिक्सामेथासोन है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, डेकाट्रॉन है, स्टेरॉइड्स है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो इसकी भी वजह से इंसुलिन का लेवल गड़बड़ हो सकता है, या इसकी भी वजह से डायबिटीज हो सकती है। ऐसा हो रहा है कि किसी को मिर्गी की बीमारी है, तो मिर्गी की जो एंटी सीजर ड्रग्स हैं, कई बार हम उसको ले रहे हैं, या एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं उसको ले रहे हैं, तो भी डायबिटीज ट्रिगर हो सकती है। मतलब ये इस वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। तो रिसर्च की माने तो सबसे ज्यादा जो डायबिटीज हो रहा है वो फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी से हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक इन दवाओं की भी वजह से डायबिटीज इंड्यूस हो रहा है। तो अभी देखा हमने कॉजेज। अब हम देखेंगे कि अगर डायबिटीज हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज टाइप 1 है या टाइप 2 है या गेस्टेशनल है। तो गेस्टेशनल की तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेग्नेंट वुमन में ही होगा, तो गेस्टेशनल है तो उसकी बात अलग है। अब टाइप 1 है या टाइप 2 है, इसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए पॉलीयूरिया हो रहा है, मतलब बार बार यूरिनेशन लग रहा है, या बार बार थ्रस्ट हो रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, या वेट लॉस हो रहा है, टायर्ड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये टाइप 1 के बहुत ज्यादा लक्षण माने जाते हैं। इसी में टाइप 2 में भी पॉलीयूरिया होता है, बार बार यूरिनेशन जाना होता है। कई बार उसमें जो उनका विजन है, विजन में भी ब्लरीनेस आ जाता है, और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है। और एक दो बातें और खास हैं इसमें कि रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, मतलब इन्फेक्शन कहीं भी हो सकते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना होता है कि ये डायबिटीज टाइप 2 का लक्षण हो सकता है। या कई बार वुंड हीलिंग डिले हो जाती है। वुंड हीलिंग का मतलब ये है कि कहीं चोट लग गई है और वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है क्या। अगर डायबिटिक है तो उनका वुंड हीलिंग डिले भी हो सकती है। तो ये भी एक तरीका है या देखने का कि क्या डायबिटीज के कुछ लक्षण है या डायबिटीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर डायबिटीज हो ही गया है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसका इलाज क्या है। तो उसका इलाज जो हम बताना चाहते हैं या हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं वो 3 ही है। 3 में सबसे पहला है, आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। डाइट में ये है कि आप शुगर इनटेक नहीं कर सकते हैं, चॉकलेट यूज नहीं कर सकते हैं, आइसक्रीम यूज नहीं कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक यूज नहीं कर सकते। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ये है कि बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं। तो ये पहला है कि आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और दूसरा ये है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिज्म जब तक ठीक नहीं होगा डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म की जरूरत को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, और तीसरा ये है कि हम क्या कहते हैं डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर इन चीज़ों से भी नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए एक ही तरीका ये है कि अगर नॉर्मल बॉडी वेट है तो उसके लिए कुछ दवाइयां हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरियाज हैं। तो सल्फोनाइल यूरियाज में अगर एक दवाई का मैं कोई सा भी नाम लूँ तो ग्लिपिजाइड है, ये यूज करते हैं हम कई बार, और इसका डेली मैक्सिमम डोज है 20 mg से 40 mg तक। तो ये है। और अगर इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो मेटफॉर्मिन यूज कर लेते हैं, और फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो इंसुलिन पे जाना पड़ेगा।
ये तो नॉर्मल वेट के लिए है, अगर किसी का वेट ज्यादा नहीं है फिर भी उनको डायबिटीज है तो। और अगर जिनका ओवर वेट है तो उनके लिए जो दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन से कंट्रोल किया जाता है। अगर मेटफॉर्मिन भी कंट्रोल में नहीं आती है तब हम उसमें ग्लिपेजाइड वगैरह पे ऐड कर लेते हैं, और फिर नहीं होता है तो एक कार्बोजाइड करते हैं, और लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि इंसुलिन देना पड़ेगा। लेकिन इन चीजों को ध्यान दें, अगर अगर ऐसी कोई दवाई दे रहे हैं जैसे ग्लिपिजाइड ही दे रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि आपको मील नहीं अवॉइड करना है, खाना मत अवॉइड करिए, उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का यही मतलब है कि ब्लड था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सेल्स में जा चुका है और ब्लड में ग्लूकोज नहीं है। तो सबसे ज्यादा उसके जो सिम्टम्स आएंगे वो कंफ्यूजन आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, चक्कर रहेगा, हार्ट दिल की धड़कनें गड़बड़ हो जाएंगी, पल्पिटेशन बोलेंगे हम उसको, हार्ट पर पल्पिटेशन हो जाए, सेकीनेस आ जाएगा। सेकीनेस मतलब कि ऐसे हाथ पैर हिलता रहेगा, कांपता रहेगा, समझ नहीं आएगा क्या करना है। एंजाइटी होगी, पता नहीं ऐसा होगा कि किसी चीज से घबराए हुए हैं या अंदर से धक धक हो रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तब आप ये मान के चलिए कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसी दवाइयां लें, ग्लिपेजाइड या माइक्रोनेज या और कोई ऐसी कोई दवाइयां जो हाइपोग्लाइसेमिक है, तो ध्यान रहे कि खाने को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा ही, लेकिन ये ट्रिगर हो सकता है। तो ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट में इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि आपको डाइट का एजुकेशन लेना पड़ेगा। डाइट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हेल्दी डाइट लेंगे तभी सही रहेगा। और हेल्दी डाइट में अगर आप कंज्यूम क्या खाना ही चाहिए, तो खाने में अगर देखेंगे तो आप बहुत सारे परहेज बताए जाते हैं, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड चीजें हैं, जो जिसमें रिच कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो चीजें हम अवॉइड करते हैं। उसकी जगह पे हम दालें ले सकते हैं, पल्सेज हैं, ग्रीन वेजिटेबल जो लीफ है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो यूज कर सकते हैं, सलाद यूज कर सकते हैं, और ज्वार बाजरा ये सब यूज कर सकते हैं, जौ ये सब यूज कर सकते हैं। तो अभी एक जो लास्ट में जो एक मेन बात यह है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ध्यान रखा जाना चाहिए उसका। कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, कहाँ पे, हाथ में, पैर में, और एक बार इन्फेक्शन हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता है। कारण उसका यही है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें वुंड हीलिंग डिलेड हो जाती है। वुंड हीलिंग डिलेड का मतलब ये है कि जहां भी घाव लग जाएगा वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि अगर आपके घर में या आस पड़ोस कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उसको आप एजुकेट करिए, या आप खुद उसके निगरानी रखिए कि जो हाथ है पैर हैं वो एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। वहां पे कोई भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके की चोट नहीं लगनी चाहिए, उनका केयर करना है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके की चोट लग रही है तो सबसे पहले अपने फिजिशियन से बात करनी है और देखना है कि वो घाव कितना गहरा है। उसी हिसाब से फिजिशियन डाइट की ड्रग्स को मॉडिफाई करेगा और उस हिसाब से आपको दवाइयाँ रिकमेंड करेगा। और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से दवाइयाँ नहीं खाना है। जो भी दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ वो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है और आपको अवेयर करने के लिए है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने अपनों के साथ शेयर भी करते रहें। तो आने वाले टॉपिक में हम आपको कवर करेंगे हाइपरटेंशन, या कह दीजिए कि ब्लड प्रेशर की बीमारी। थैंक यू, धन्यवाद।